सुप्रभातम। परम प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डीपी द्विवेदी आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर के प्रस्तुत हूं। बच्चों, आज का विषय है अनुस्वार और अनुनासिक। बच्चों, आज हम इन दोनों विषयों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। परम प्रिय विद्यार्थियों, अब हम सर्वप्रथम अनुस्वार विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जिस स्वर का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तथा उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है और इसे लिखते समय ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे कंठ, अंश, हंस आदि। बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकले तथा उसके उच्चारण में भी कुछ जोर दिया जाए और इसको लिखते समय प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में केवल बिंदु लगाया जाए, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे यहाँ पर कंठ में का के ऊपर लगा हुआ बिंदु अनुस्वार है, अंश में भी आ के ऊपर लगा हुआ बिंदु अनुस्वार है, हंस में भी हा के ऊपर लगा हुआ बिंदु अनुस्वार है। बच्चों, अनुस्वार शब्द का अर्थ है स्वर के बाद आने वाला, अर्थात यह स्वर से पहले नहीं आता है, स्वर के बाद आता है। इसलिए यह शब्द के मध्य तथा अंत में ही आ सकता है, किंतु शुरू में नहीं आ सकता है। इस ध्वनि का अपना कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। इसका उच्चारण इसके आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है या जिस व्यंजन से पहले आता है उसी व्यंजन के वर्ग की नासिक के ध्वनि के रूप में इसका उच्चारण करते हैं। बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि अनुस्वार अनु और स्वार दो शब्दों के संयोग से बना हुआ है, जिसका मतलब ही है स्वर के बाद आने वाला। और इसी कारण से बच्चों यह शब्द के मध्य में या अंत में ही आता है, प्रारंभ में कभी नहीं आता है। बच्चों, इस ध्वनि का भी अपना कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है और इसका उच्चारण इसके आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, अर्थात यह जिस व्यंजन से पहले आता है उसी व्यंजन के वर्ग की नासिक के ध्वनि के रूप में इसका उच्चारण करते, अर्थात यह जिस व्यंजन वर्ग के पहले आता है, जिस व्यंजन वर्ण के पहले आता है, उस व्यंजन वर्ण के अंतिम अक्षर को नासिक वर्ण कहा जाता है। जैसे का नासिक वर्ण क्या है? ग। चा का नासिक वर्ण है इया, टा का नासिक वर्ण है ड़, ता का नासिक वर्ण है ना, पा का नासिक वर्ण है मा। इस प्रकार से उसी व्यंजन के अंतिम वर्ण अर्थात नासिक के व्यंजन या नासिक के ध्वनि के रूप में ही इसका हम उच्चारण करते हैं। बच्चों, यहाँ उदाहरण के लिए हम 5 उदाहरण दे रहे हैं। जैसे का वर्ग के किसी व्यंजन के पूर्व आने पर अंगा की तरह इसका उच्चारण होता है। जैसे देखिए यहाँ पर पंखा, गंगा, यहाँ पर देखिए दोनों शब्दों में उच्चारण अंगा की भांति हो रहा है। चा वर्ग के किसी व्यंजन के पूर्व आने पर इया की भांति इसका उच्चारण होता है, जैसे चंचल, पंछी। उसी तरह से बच्चों टा वर्ग के किसी व्यंजन के पूर्व अनुस्वार के आने पर इसका उच्चारण हम ड़ा की भांति करते हैं, जैसे ठंडा, कंटक। और बच्चों इसी तरह से ता वर्ग के किसी व्यंजन के पूर्व आने पर हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं? ना की भांति, जैसे पंत, फंदा। और वैसे ही पा वर्ग के किसी व्यंजन के पूर्व आने पर हम इसका उच्चारण मां की तरह करते हैं, जैसे खंभा, चंपा। परम प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अनुस्वार संबंधी अन्य नियमों की चर्चा करेंगे। बच्चों, पहला नियम है एक पंचमाक्षर जब 2 बार आए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, जैसे अम्मा, अन्न आदि। बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि एक ही पंचमाक्षर 2 बार आए, किसी भी शब्द में 2 बार आए, तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे अम्मा में देखिए माँ पंचमाक्षर और 2 बार आया है, अन्य में देखिए ना पंचमाक्षर और 2 बार आया है, तो यहाँ पर देखिए अनुस्वार का प्रयोग ना होकर के माँ का ही और ना का ही प्रयोग हुआ है। दूसरा नियम बच्चों, य अलावा अंतस्थ तथा श, श, स, ऊष्म के पहले आने पर अनुस्वार का उच्चारण पंचम वर्ण में से किसी भी वर्ण की तरह हो सकता है। इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, जैसे संसार, संवाद, स्वयं आदि। इसमें बताया गया है बच्चों कि अंतस्थ और ऊष्म वर्णों के पहले आ जाने पर अनुस्वार का उच्चारण पंचम वर्ण में से किसी भी वर्ण की तरह होता है और इसके लिए कोई निश्चित नियम या कोई निर्धारित नियम नहीं बने हैं। जैसे संसार,
संवाद स्वयं। अब यहाँ पर संसार में सा के ऊपर देखिए अनुस्वार है, संवाद में भी सा के ऊपर अनुस्वार है, स्वयं में भी या के ऊपर अनुस्वार है, लेकिन इनके उच्चारण में भिन्नता है। संसार का उच्चारण हम ना की भांति करते, संसार में जो अनुस्वार लगा है उसका उच्चारण हम ना की भांति कर रहे हैं। संवाद में अनुस्वार का उच्चारण हम माँ की भांति कर रहे हैं और स्वयं में उच्चारण हम माँ की भांति कर रहे हैं। बच्चों, तीसरा नियम, हिंदी लेखन को सरल और समान बनाने के लिए अनुस्वार को वर्ण के ऊपर बिंदु लगाकर मानक वर्तनी में स्थान दिया गया है। इसे निम्नलिखित उदाहरण से हम समझ सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर बताया गया कि हिंदी लेखन को सरल बनाने का सतत प्रयास जारी है और इसी परिप्रेक्ष्य में अनेक विद्वानों ने मानक वर्तनी में कई संशोधन कार्य किए हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर अनुस्वार में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ परिवर्तन इस प्रकार से हैं, जैसे कि पहले हम डंडा में हम अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का अर्थात ट वर्ग का 5वां अक्षर रखते थे। हिंदी में द वर्ग अर्थात त थ द ध न ता वर्ग का 5वां अक्षर रखते थे। खंभा में पा वर्ग का 5वां अक्षर अनुस्वार के रूप में रखते थे। पंजा में चा वर्ग का 5वां अक्षर अनुस्वार के रूप में रखते थे। और गंगा में देखिए यहाँ पर का वर्ग का 5वां अक्षर अनुस्वार के रूप में रखते थे। लेकिन आज मानक व्याकरण ने इसमें परिवर्तन किया है और अब इसको निम्न प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, जिसको शुद्ध रूप में यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं आपके सामने। तो डंडा में देखिए अब ड़ा की जगह अनुस्वार आ गया, हिंदी में ना की जगह अनुस्वार आ गया। खंभा में भी माँ की जगह अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। पंजा में भी इया की जगह अनुस्वार का प्रयोग हुआ और गंगा में भी गंगा की जगह अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। यदि पंचमाक्षर य व ह के पूर्व आता है तो पंचमाक्षर ही लिखा जाता है अनुस्वार नहीं। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि पंचमाक्षर या व ह से पहले आए तो वहां पर पंचमाक्षर ही लिखना है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना। जैसे तुम्हारा में देखिए पंचमाक्षर माँ है और ये हा से पहले आया है। वन्य में देखिए पंचमाक्षर ना है और या से पहले आया है। अन्य में भी यही समस्या है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पंचमाक्षर का प्रयोग किया गया है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है। सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आने पर माँ अनुस्वार में ही बदल जाता है, जैसे सम प्लस वाद अर्थात संवाद। तो बच्चों, ये तो रही अनुस्वार संबंधी अन्य नियमों की चर्चा। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में प्रयुक्त होने वाले कुछ अनुस्वार युक्त शब्दों का यहाँ पर वाचन करेंगे। आप भी मेरे साथ वाचन कर सकते हैं। सुंदर, पंक्ति, चकाचौंध, श्रृंगार, पसंद, संसर्ग, संतान, वंचित, अंतर, रंग, संसार, गंध, उपरांत, सौंदर्य, संस्कृति, व्यंग्य। संबंधी, बंद, बंधन, पतंग, संस्कार, संबंध, जिंदा, नंगा, अंदाजा, संभ्रांत, पिंड, परंतु, कुकिंग, सिलेंडर, कैंप, अधिकांश, संपूर्ण, रंगीन, तंबू, नींद, ठंडी, पुंज, हिमपिंड, अत्यंत, चिंतित, कौंधा, शंकु, लंबी, आनंद, संसार, निसंकोच, दूसरों, फेंक, संभावना, अंकित, अंतरंग, व्यंजनी, घंटों, आशंका, बिंदु, खिंच, अंशों, गेंद, सेंटर, सलवटें, संक्रमण, असंख्य, नींव, संस्था, यंत्रों, अत्यंत, क्रांति, इन्हें, चिंतन, ढंग, संघर्ष, प्रारंभ, संरचना, संपादन, सिद्धांत, स्टैंड, पसंद, गंदा, पंख, पैरों, रौंदते, सींगों, निबंध, खंभात, रंग, पंकज, कंठ, गुंजायमान, बंद, अंतिम, परंतु, भयंकर, प्रपंच, पाखंड, संख्या, संख, तुरंत, आडंबर, मंडल, मंत्री, सौंप, संक्षिप्त, अंग्रेजी, प्रशंसक, संचालक, ग्रंथकार, धुरंधर, संपन्न,
चंद्र कांड। अब बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक संचयन में प्रयुक्त कुछ अनुस्वार युक्त शब्दों का यहाँ पर वाचन किया जाएगा। कंधे, डंडे, चौका, परंतु, हंस, काकभुसुंडी, संदेश, संधि, चंचल, तंग, अत्यंत, संभव, बंद, बसंत, गंध, झुंड, ठंडक, पंजे, दिसंबर, प्रारंभ, भयंकर, सायंकाल, आशंका, डंडा, त्यों ही, उपरांत, संकल्प, डेंग, इंद्रियों, कंप, खींच, गुंजल्क, चिंताओं, आनंद, धौंकनी, संदर्भ, बंगाल, संगम, आतंक, संख्या, संसार, गंगा, तांडव, श्रृंखला, शूटिंग, हस्तांतरण, शांति, सीके, अंधकार, अंत, दंगे, परंपरा आदि। बच्चों ये तो रहे स्पर्श तथा संचयन पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त कुछ अनुस्वार युक्त शब्द। परम प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अनुस्वार संबंधी नियमों की चर्चा करने के पश्चात अनुनासिक संबंधी नियमों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख तथा नासिका दोनों से निकले उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका प्रयोग करते समय चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे आंगन, चांद, ऊंचा आदि। बच्चों यहाँ पर यह बताया गया है कि जिन वर्णों अर्थात जिन अक्षरों का उच्चारण करते समय हवा मुख से भी निकले तथा नासिका से भी निकले, अर्थात मुख और नासिका दोनों से निकले, उन वर्णों को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और इन वर्णों को अनुनासिक वर्ण के रूप में दर्शाने के लिए हम इन वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, जैसे कि आंगन में आ के ऊपर, चांद में चा के ऊपर और ऊंचा में ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। बच्चों, मानक वर्तनी में अनुनासिक लेखन संबंधी नियम निम्नलिखित हैं। पहला है, जिन स्वरों अथवा उनकी मात्राओं का कोई भी हिस्सा यदि शिरोरेखा से बाहर ना निकला हो तो वहां अनुनासिकता के लिए चंद्र बिंदु लगाया जाता है। अर्थात अनुनासिक का प्रयोग उन शब्दों में किया जाता है जिनमें शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी होती, जैसे पूंछ, गांव, चांद, सांस, उंगली, सूंघना, ऊंघना आदि। बच्चों, इस नियम के अंतर्गत यह बताया गया है कि जिन स्वरों अथवा उनकी मात्राओं का कोई हिस्सा शिरोरेखा अर्थात लाइन के ऊपर ना निकला हो, वहां पर अनुनासिकता को दर्शाने के लिए हमें चंद्रबिंदु लगाना पड़ता है। अर्थात हम अनुनासिक का प्रयोग अर्थात चंद्रबिंदु का प्रयोग उन शब्दों में ही करते हैं जिन शब्दों में कोई भी मात्रा शिरोरेखा से ऊपर नहीं लगी होती है या नहीं निकली होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, पूंछ, गांव, चांद, सांस, उंगली, सूंघना, ऊँघना में आप देखेंगे कोई भी मात्रा शिरोरेखा से ऊपर नहीं लगी हुई है। बच्चों, दूसरा नियम है, जिन स्वरों अथवा उनकी मात्राओं का कोई भी हिस्सा यदि शिरोरेखा से बाहर निकला हो तो वहां अनुनासिकता के लिए केवल बिंदु लगाया जाता है। अर्थात यदि किसी व्यंजन पर स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर हो तो वहां अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे में, गोंद, हैं, चोंच, सौंप, कोम्पल आदि। बच्चों, इसमें यह बताया गया है कि जिन स्वरों अथवा उनकी मात्राओं का कोई भी हिस्सा शिरोरेखा के अर्थात लाइन के बाहर हो, निकला हो, तो वहां अनुनासिकता के लिए केवल बिंदु लगाया जाता है, अर्थात अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यदि किसी भी व्यंजन पर स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर है तो वहां अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग अर्थात अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि केवल व्यंजन वर्ण पर ही नहीं, अर्थात केवल व्यंजन के साथ में स्वर की मात्रा लगने पर ही नहीं, बल्कि किसी स्वर का प्रयोग करने पर भी यदि कोई मात्रा शिरोरेखा से ऊपर है तो वहां पर भी बेटे यही नियम लागू होता है। अर्थात वहां पर भी चंद्र बिंदु ना लग करके केवल बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, यह तो रही अनुनासिक संबंधी चर्चा। अब बच्चों हम अनुनासिक के कुछ उदाहरणों के बारे में भी जानेंगे।
बच्चों, आइए अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में प्रयुक्त कुछ अनुनासिक शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप भी हमारे साथ दोहरा सकते हैं। गांव, मुंह, धुंधले, कुआं, चांद, भांति, कांच, व्यंजनाएं, बाट, अंधेर, मां, फूंकना, आंखों, बांधकर, पहुंचे, चाहूंगी, ऊंचाई, टांग, पांच, सांस, धुआं, चांद, कांप, महंगाई, जाऊंगा, हूं, आंख, भावनाएं, ढूंढने, ऊंचे, भांति, गांव, पहुंचता, कारवां, रंगी, अंगूठा, बांधते, दुहाइयां, मियां, अजा। अब बच्चों, पाठ्य पुस्तक संचयन में प्रयुक्त कुछ अनुनासिक शब्दों को हम उच्चारित कर रहे हैं। कांव कांव, उंगली, कांच, बूंदे, रोए, पूंछ, झांकते, गिलहरियां, बूंदाबांदी, मां, चिट्ठियां, गांव, आंगन, कपकपी, डांट, बांध, सांप, कुएं, पांच, फुसकार, फूफू, दांत, झांका, यहाँ, मूर्तियां, मुंहजोर, उंडेल, बांस, वहां, संभाले, धंसकर, पत्रिकाएं, जहां, आएंगे। तो बच्चों, ये तो रहे कुछ अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श तथा संचयन के प्रमुख अनुनासिक शब्दों के उदाहरण। परम प्रिय विद्यार्थी, अब हम अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है इस बात को समझेंगे। पहला, अनुनासिक स्वर है जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन है। दूसरा नियम है, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। तीसरा नियम बच्चों, अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर ना लगी हों, जैसे अ, उ। दूसरे रूप में देखिए, हंस, चांद, पूंछ आदि। चौथा नियम बच्चों, शिरोरेखा से ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग ही होता है, जैसे गोंद, कोंपल आदि। जबकि अनुस्वार हर तरह की मात्राओं वाले शब्दों पर लगाया जा सकता है, लेकिन अनुनासिक का प्रयोग हर तरह की मात्राओं वाले शब्दों पर नहीं लगाया जा सकता है। बच्चों, यही अंतर है अनुस्वार और अनुनासिक में। परम प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको अनुस्वार तथा अनुनासिक से संबंधित नियम भली भांति समझ में आ गए होंगे। उनके कुछ उदाहरण जो आपके सामने प्रस्तुत किए गए, वो भी आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।